हेलो डियर व्यूवर्स, इस वीडियो में हम सीपीसी के सेक्शन 3, 4 और 5 को पढ़ेंगे। सबसे पहले सेक्शन 3 को पढ़ेंगे। सेक्शन 3 डील्स विद द सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स अकॉर्डिंग टू द सेक्शन। फॉर द पर्पज ऑफ दिस कोर्ट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट and every civil court of a grade inferior to that of a district court and every court of small causes is subordinate to high court and district court। सेक्शन 3 हमें ये बताता है कि सीपीसी के पर्पजेस के लिए जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट होगा और प्रत्येक सिविल कोर्ट जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से छोटा है और प्रत्येक कोर्ट ऑफ स्मॉल काजेस वो हाई कोर्ट के भी सबऑर्डिनेट होगा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी सबऑर्डिनेट होगा। एक बार फिर से समझते हैं। सेक्शन 3 हमें यह बताता है कि सीपीसी के पर्पजेस के लिए जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट होगा और प्रत्येक सिविल कोर्ट जो सिविल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से छोटा है और प्रत्येक कोर्ट ऑफ स्मॉल काजेस वो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों के सबऑर्डिनेट होगा। ठीक है, अब सेक्शन 4 देखते हैं। सेक्शन 4 डील्स विद सेविंग्स। According to section 4 subsection 1, in the absence of any specific provision to the contrary, nothing in this code shall be deemed to limit or otherwise affect any special or local law now in force or any special jurisdiction or power conferred or any special form of procedure prescribed by or under any other law for the time being in force। सबसेक्शन 1 हमें यह बताता है कि अगर मान लीजिए किसी स्पेसिफिक प्रोविज़न का अब्सेंस है या यूं कहें कि कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है जो कॉन्ट्रेरी कुछ बात कहता हो, तो इस कोड में मतलब सीपीसी में ऐसा नहीं माना जाएगा कि जो सीपीसी है वो लिमिट कर रहा है या अफेक्ट कर रहा है किसी स्पेशल या लोकल लॉ को जो इन फोर्स में है या किसी स्पेशल जुरिस्डिक्शन को या स्पेशल पावर कन्फर्ड को अफेक्ट कर रहा है या किसी स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड जो किया गया है किसी भी लॉ के तहत जो इन फोर्स है। ऐसा नहीं माना जाएगा कि सीपीसी इन सबको इफेक्ट कर रहा है। कब नहीं माना जाएगा? अगर कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है टू द कॉन्ट्रेरी, तब उस स्पेसिफिक प्रोविज़न अगर नहीं है, स्पेसिफिक प्रोविज़न एब्सेंट है टू द कॉन्ट्रेरी, तब सीपीसी का कोई भी प्रोविज़न ऐसा नहीं माना जाएगा कि जो सीपीसी है वो अफेक्ट कर रहा है या लिमिट कर रहा है किसी स्पेशल लॉ को, लोकल लॉ को। मतलब ये नहीं मानेंगे कि सीपीसी किसी स्पेशल लॉ या लोकल लॉ को अफेक्ट कर रहा है। ये भी नहीं मतलब वो स्पेशल लोकल लॉ इन फोर्स में होना चाहिए। और हम ये भी नहीं मानेंगे कि जो सीपीसी है वो अफेक्ट कर रहा है किसी स्पेशल जुरिस्डिक्शन को या पावर कन्फर्ड को या अफेक्ट कर रहा है किसी स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड को किसी भी लॉ के तहत जो फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स हो। लेकिन ये सब कब नहीं मानेंगे? जब कोई स्पेसिफिक प्रोविजन टू द कॉन्ट्रेरी नहीं है। अगर स्पेसिफिक प्रोविजन टू द कॉन्ट्रेरी है तब हम मान सकते हैं कि सीपीसी इन सबको अफेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन टू द कॉन्ट्रेरी नहीं है तो हम नहीं मानेंगे कि सीपीसी ये सब किसी स्पेशल लॉ, लोकल लॉ को अफेक्ट कर रहा है या स्पेशल जुरिस्डिक्शन, स्पेशल पावर कन्फर्ड, स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर को अफेक्ट कर रहा है। हम नहीं मानेंगे अगर स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर अगर स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है तब हम नहीं मानेंगे। ठीक है, अब सबसेक्शन 2 कहता है इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द जनरलिटी ऑफ द प्रपोजिशन contained in subsection 1, nothing in this code shall be deemed to limit or otherwise affect any remedy which a landholder or landlord may have under any law for the time being in force for the recovery of rent of agricultural land from the produce of such land। सबसेक्शन 2 हमें यह बताता है कि ये कह रहा है कि मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ और जो सबसेक्शन 1 में बताया गया है उसको प्रेजुडिस नहीं किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर मतलब सबसेक्शन 1 जनरल बात बताता है, सबसेक्शन 2 पर्टिकुलराइज करता है और ये कहता है इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1। ये कह रहा है कि जो इस कोड में सीपीसी के जो कोड है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इस कोड में ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये कोड डीम्ड नहीं किया हुआ माना जाएगा
मतलब सीपीसी का कोई भी प्रोविज़न डीम्ड नहीं किया जाएगा कि वो लिमिट कर रहा है या अदरवाइज़ इफ़ेक्ट कर रहा है किसी ऐसे रेमेडी को जो किसी लैंड होल्डर या लैंडलॉर्ड के पास होती, किसी लॉ के तहत जो लॉ इन्फोर्स में है फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स। किस लिए रेमेडी होती? किसी रेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड को रिकवर करने के लिए उसके पास रेमेडी होती फ्रॉम द प्रोड्यूस ऑफ सच लैंड। रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड को रिकवर करने के लिए अगर उसके पास रेमेडी होती अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, तो ये नहीं माना जाएगा कि जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है वो उस रेमेडी को लिमिट कर रही है, अफेक्ट कर रही है, ऐसा नहीं माना जाएगा। तो ये था सब सेक्शन 2। अब सेक्शन 5 देखते हैं, अप्लीकेशन ऑफ द कोड टू रेवेन्यू कोड। सब सेक्शन 1 है, where any revenue code are governed by the provision of this code in those matters of procedure upon which any special enactment applicable to them is silent. The state government may by notification in the official gazette declare that any portion of those provisions which are not expressly made applicable by this code shall not apply to those codes or shall only apply to them with such modifications as the state government may prescribe। सबसेक्शन 1 कहता है कि जहाँ कोई रेवेन्यू कोड गवर्न हो रहा है सीपीसी के प्रोविजन से, तो उन मैटर्स ऑफ प्रोसीजर में वो रेवेन्यू कोड गवर्न हो रहा है जो मैटर ऑफ प्रोसीजर किसी स्पेशल, जिस मैटर ऑफ प्रोसीजर में उन पे जो स्पेशल इनेक्टमेंट अप्लीकेबल होता है वो साइलेंट होता है। मतलब सब सेक्शन 1 हमें ये बताना चाह रहा है कि अगर कोई रेवेन्यू कोड गवर्न हो रहा है सीपीसी से, उन मैटर्स में गवर्न हो रहा है, उन मैटर्स ऑफ प्रोसीजर में गवर्न हो रहा है जिन मैटर्स में उस रेवेन्यू कोड पे जो स्पेशल इनेक्टमेंट अप्लीकेबल होता है वो स्पेशल इनेक्टमेंट साइलेंट है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन निकाल के डिक्लेयर कर सकती है कि कोई भी पोर्शन, उन प्रोविजंस का कोई भी पोर्शन जो एक्सप्रेशली अप्लीकेबल नहीं किया गया है सीपीसी के द्वारा, वो अप्लाई नहीं होगा उन कोड्स पर, या अप्लाई होगा कैसे, कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ जो स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे। मतलब सब सेक्शन 1 हमें ये बताता है कि अगर कोई रेवेन्यू कोड मान लीजिए गवर्न हो रहा है सीपीसी के प्रोविजन से, उन मैटर में सीपीसी के प्रोविजन से गवर्न हो रहा है जिन पर कोई स्पेशल इनैक्टमेंट जो उस रेवेन्यू कोड पर अप्लीकेबल होता है वो स्पेशल इनैक्टमेंट साइलेंट है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन निकाल के डिक्लेयर कर सकती है कि कोई भी पोर्शन उन प्रोविजंस का जो स्पेशली अप्लीकेबल नहीं बनाया गया है इस कोड के द्वारा, वो अप्लाई नहीं होगा। कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा? उन कोड्स पर, रेवेन्यू कोड्स पर, या अप्लाई होगा भी तो उन मॉडिफिकेशंस के साथ अप्लाई होगा जो स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे। सब सेक्शन 2 कहता है रेवेन्यू कोड इन सब सेक्शन 1 means a court having jurisdiction under any local law to entertain suits or other proceedings relating to the rent, revenue or profits of land used for agricultural purpose, but does not include a civil court having original jurisdiction under this code to try such suits or proceeding as being suits or proceeding of civil nature। सबसेक्शन 2 हमें ये बताता है कि सबसेक्शन 1 में जो एक्सप्रेशन यूज़ किया गया रेवेन्यू कोड, उसका मतलब होता है एक ऐसा कोड जिसके पास जुरिस्डिक्शन हो किसी लोकल लॉ के तहत। किस बात का जुरिस्डिक्शन हो? सूट्स या अदर प्रोसीडिंग इंटरटेन करने का जुरिस्डिक्शन। किससे रिलेटेड सूट या अदर प्रोसीडिंग इंटरटेन करने का डिस्क्रिप्शन हो? रेंट से रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड, प्रॉफिट ऑफ लैंड से रिलेटेड, जो लैंड एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ की जा रही है, उनसे रिलेटेड सूट्स या अदर प्रोसीडिंग को एंटरटेन करने का डिस्क्रिप्शन हो, तो वो रेवेन्यू कोर्ट है। लेकिन रेवेन्यू कोर्ट में ऐसा कोई कोर्ट नहीं आता जो सिविल कोर्ट है और उसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सीपीसी में उन सूट्स को ट्रायल चलाने का, उन सूट्स का ट्रायल चलाने का, उन प्रोसीडिंग का ट्रायल चलाने का। ठीक है, एज बीइंग सूट्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ सिविल नेचर। मतलब सब सेक्शन 2 में ये कहना चाह रहा है कि सब सेक्शन 1 में जो मैंने रेवेन्यू कोड यूज़ किया है ना, उस रेवेन्यू कोड का मतलब होता है एक ऐसा कोड जिसके पास जुरिस्डिक्शन हो किसी लोकल लॉ के तहत कि वो सूट इंटरटेन कर सकता है या अदर प्रोसीडिंग इंटरटेन कर सकता है रेंट, रेवेन्यू, प्रॉफिट ऑफ लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज से रिलेटेड। लेकिन उस
रेवेन्यू कोड में ऐसा कोई कोड इंक्लूड नहीं होगा, ऐसा कोई सिविल कोड इंक्लूड नहीं होगा जिस सिविल कोड के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सीपीसी में। किस बात का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है? सूट्स या प्रोसीडिंग का ट्रायल चलाने का जुरिस्डिक्शन है। कैसा सूट या प्रोसीडिंग? सूट या प्रोसीडिंग का जो सूट या प्रोसीडिंग सिविल नेचर का है उसका ट्रायल चलाने का जुरिस्डिक्शन है। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है तो वो रेवेन्यू कोड में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 5। अगर सब सेक्शन 2 आपको नहीं समझ में आया, एक बार फिर से समझा देता हूँ। सब सेक्शन 2 में ये बताया गया है कि जो सब सेक्शन 1 में रेवेन्यू कोड लिखा है उसका मतलब होगा एक ऐसा कोड जिसके पास जुरिस्डिक्शन है किसी लोकल लॉ के तहत कि वो सूट्स को, अदर प्रोसीडिंग को एंटरटेन कर सकता है। सूट या अदर प्रोसीडिंग किससे रिलेटेड? रेंट, रेवेन्यू या प्रॉफिट ऑफ लैंड से रिलेटेड, जो लैंड एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो रही है। लेकिन रेवेन्यू कोड में ऐसा कोई भी कोड इंक्लूडेड नहीं है। जो एक सिविल कोर्ट है उसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सीपीसी में कि वो ट्रायल चला सकता है सूट या प्रोसीडिंग का, एज बीइंग सूट या प्रोसीडिंग ऑफ सिविल नेचर, जैसे कि सूट या प्रोसीडिंग सिविल नेचर के हो उस तरीके से ट्रायल चला सकता है। अगर कोई कोर्ट उसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, कोई सिविल कोर्ट है उसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है कि वो सीपीसी में सूट या प्रोसीडिंग का ट्रायल चला सकता है, जैसे कि सूट या प्रोसीडिंग सिविल नेचर के हों, तो ऐसा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वाला सिविल कोड रेवेन्यू कोड में इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, आई होप अब समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 5 एंड वी हैव कंप्लीटेड सेक्शन 3, 4, 5। और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ फ़ायदा हुआ है इस वीडियो से, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।